हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं आज संसाधनों के वर्गीकरण की और किन आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है वो समझ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं परिचय इसका। संसाधन यानी रिसोर्सेज क्या हैं। तो प्रकृति या मानव द्वारा सृजित वे साधन जिनका उपयोग मानव अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, विकास करने के लिए और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है, संसाधन कहलाते हैं, है ना। संसाधन की उपलब्धता, उपयोगिता और विशेषताओं के अनुसार इनका वर्गीकरण किया जाता है। विभिन्न आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। यह वर्गीकरण न केवल इसकी प्रकृति को स्पष्ट करता है बल्कि उनके बेहतर संरक्षण और स्थायी उपयोग में भी सहायक होता है। ठीक है, अब संसाधनों का वर्गीकरण मुख्य आधार पर किस तरीके से किया जा सकता है। तो पहला उत्पत्ति के आधार पर, है ना, ओरिजिन के आधार पर। प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। पहले क्या आएगा, प्राकृतिक संसाधन। तो वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनके निर्माण में मानव का कोई योगदान नहीं होता, जैसे जल, मिट्टी, खनिज, वायु, सूर्य का प्रकाश आदि है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए जल संसाधन जो है, इसमें नदी, झीलें, भूजल आ जाएगा। फिर इसके बाद में खनिज संसाधन में आ जाएगा कोयला, लोहा, बॉक्साइट। वन संसाधन में आ जाएगा लकड़ी, जड़ी बूटियाँ। ठीक है, इसके अलावा मानव निर्मित जो संसाधन होते हैं यानी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, वो ये होते हैं कि जो मानव ने अपने ज्ञान, विज्ञान, तकनीक से तैयार किया है। जैसे मान लीजिए मशीनें हो गई, भवन हो गया, सड़कें हो गई, पुल हो गए, बिजली हो गई। ये सब जो है ये कैसे संसाधन है, ये मानव निर्मित संसाधन है ना। अब उपयोगिता के आधार पर विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, के आधार पर अपन बात कर लेते हैं। तो पहले संकलित यानी एक्चुअल और डेवलपमेंट रिसोर्सेज, है ना। तो संकलित रिसोर्सेज क्या क्या हैं, तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिन्हें वर्तमान में उपयोग में लाया जा रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान में खनिज तेल, छत्तीसगढ़ में कोयला और पंजाब में जल संसाधन। संभावित, अब क्या कर सकते हैं अपन लोग, इसको संभावित रिसोर्सेज क्या हैं, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, वे संसाधन जिनके बारे में जानकारी तो है लेकिन उनका उपयोग अभी नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए राजस्थान, गुजरात के थार में मरुस्थल में संभावित पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। अब पुनः उपयोगिता यानी रिन्यूएबल एनर्जी के आधार पर, तो मानव नवीनीकरण संसाधन यानी रिन्यूएबल एनर्जी या रिसोर्सेज जो हैं, वे संसाधन होते हैं जिन्हें प्रकृति द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है या जिनका पुनः उपयोग संभव है, बशर्ते इनका अत्यधिक दोहन न किया जाए। उदाहरण के लिए कौन कौन से हो सकते हैं, जल हो सकता है, वायु हो सकता है, मृदा यानी मिट्टी हो सकती है, वन हो सकते हैं, सूर्य का प्रकाश हो सकता है और पशु हो सकते हैं, है ना। अब नवीनीकरण संसाधन मतलब जो ऐसे रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम लोग फिर से उत्पन्न नहीं कर सकते। ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। एक बार समाप्त हो जाने के बाद में इनका पुनः इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता और ये बहुत लंबे समय में बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम और खनिज और धातुएं। ठीक है, अब स्वामित्व या ओनरशिप के आधार पर अगर हम खनिजों का, बाकी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो व्यक्तिगत संसाधन यानी इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ये संसाधन किसी व्यक्ति विशेष के स्वामित्व में होते हैं, जैसे निजी खेत, मकान, कुआं, वाहन इत्यादि। सामुदायिक संसाधन होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज, इनका उपयोग समुदाय के रूप में समुदाय द्वारा किया जाता है, जैसे सार्वजनिक पार्क हो गए, खेल के मैदान हो गए, शमशान घाट हो गया या गांव का तालाब हो गया, है ना। अब राष्ट्रीय संसाधन किसे कहा जाता है, इसका सरकार के पास स्वामित्व होता है और इनका उपयोग पूरे देश के लिए होता है। लंबे, जैसे उदाहरण के लिए रेलवे हो गई, सड़कें हो गई, है ना, खनिज संपदा हो गई या सरकारी वन इत्यादि हो गए। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरण के लिए समुद्र या अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, अंटार्कटिका या अंतरिक्ष, है ना। अब वितरण के आधार पर जो संसाधन है वो क्या है, तो सर्वत्र वितरित, जैसे वे संसाधन जो दुनिया भर के लगभग हर जगह पाए जाते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु, है ना। ये मतलब कि सर्वत्र वितरित हैं ये। ठीक है, अब स्थानीयकृत संसाधन क्या है, तो उनको वे संसाधन जो केवल किसी एक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए
कोयला जैसे झारखंड में पाया जाता है, कच्चा तेल आसाम में पाया जाता है, यूरेनियम राजस्थान में पाया जाता है ना। अब निष्कर्ष इससे ये निकलता है कि संसाधनों का वर्गीकरण मानव के लिए अत्यंत उपयोगी है, लेकिन क्योंकि इससे हम यह समझ पाते हैं कि कौन से संसाधन सीमित हैं, किन्हें बचाना आवश्यक है और किन का उपयोग सतत विकास के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका लाभ उठा सकें। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि संसाधन किसे कहा जाता है, संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, और वर्गीकरण के आधार जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।